हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट पेपर। ज्योग्राफी के सिक्स सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है भारत का भूगोल। इस पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में कहें तो इसमें टोटल 8 यूनिट दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भारत के भूगोल का सिलेबस को पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ लिया है और इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम एक एक यानी कि एक यूनिट में एक वीडियोस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम इससे पहले हमने सेकंड पेपर है जो कि सिक्स सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है और उसका हमने सिलेबस को भी अध्ययन कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई हैं जिसको हम एक एक वीडियो में एक यूनिट्स को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इन सभी पेपर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ऊपर आप देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है वहां पर भी आपको सारी वीडियोस देख पाएंगे यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 7 के विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में हमें एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 7 का जो सिलेबस है जिसमें हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के विषय में यानी कि कृषि के विषय में पढ़ना है। बुनियादी इसका ढांचा क्या है, सिंचाई व्यवस्था कैसी है, बीज के विषय में पढ़ना है, उर्वरक क्या है उसके विषय में, बिजली, संस्थागत कारक कौन कौन से हैं उसके विषय में, जैसे कि भूमि जोत, भूमि का स्वामित्व, भूमि सुधार, ये है। और उसके बाद आपको पढ़ना क्या, फसल पैटर्न के विषय में, कृषि उत्पादकता के विषय में पढ़ना है, कृषि गहनता के विषय में, फसल संयोजन के विषय में, भूमि क्षमता, कृषि और सामाजिक वानिकी के विषय में पढ़ना है, हरित क्रांति और इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थ के विषय में पढ़ना है। तो इस तरीके से ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं और आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यानी कि जब आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आपके ये टॉपिक सारे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम अपना देने जाएंगे जो भी इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुनियादी ढांचों के विषय में। तो कृषि जो होता है उत्पादन की सफलता काफी हद तक उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। कोई भी कृषि जो हो वो बुनियादी ढांचों पर ही तो निर्भर करती है। इसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं, जो इसके मुख्य घटक हैं, जो बुनियादी ढांचों में मुख्य घटक हैं, जैसे कि सिंचाई हो गया। सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है कि नहीं, तो सिंचाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्व में देखते हैं कि भारत सिंचाई का महत्व किस तरीके से है। भारत में वर्षा की अनिश्चितता और असमानता वितरण के कारण सिंचाई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि सिंचाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अनिश्चित होता है, कभी वर्षा होती है, कभी नदियों पर ध्यान हमें करना होता है। तो ये अलग अलग हमें, क्योंकि निश्चित तो है नहीं, यह फसलों को नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यानी कि सिंचाई जो व्यवस्था है ये नियमित रूप से हमें पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे कि उपज बढ़ती है और सूखे के जोखिम से हम जोखिम को हम कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं स्रोत के विषय में कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों में नहरें हैं, नदी और जलाशय हैं। जैसे कि कुओं में देखें, कुएं खुदे हुए कुएं जो हो गए, नलकूप हो गए और तालाब हो गए, या फिर अन्य आधुनिक तकनीकें जैसे कि स्प्रिंकलर जैसे ड्रिप सिंचाई वगैरह, ये सब आजकल आधुनिक युग में इनका उपयोग कृषि के क्षेत्र में इनका उपयोग तेजी से हो रहा है। आगे हम देखते हैं, तो ये मुख्य रूप से क्या है, एक तरीके से सिंचाई के स्रोत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। आगे हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव, यानी कि भौगोलिक प्रभाव कैसे पड़ता है सिंचाई के ऊपर। तो सिंचाई की उपलब्धता जो होती है वो फसल पैटर्न को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर सिंचाई अच्छी हुई, पानी की सुविधा अच्छी, तो अच्छी फसल होगी। हो सकता है इसमें मतलब कि एक तरीके से उसकी उपलब्धता पर फसल का पैटर्न प्रभावित होता है। सिंचित क्षेत्रों में किसान अधिक पानी की आवश्यकता वाले फसल उगाते हैं। जहां पर पानी की ज्यादा उपलब्धता होगी वहां पर जो अत्यधिक पानी वाले फसल होते हैं उनको उत्पादन करेंगे एक तरीके से, तो अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगा सकते हैं, जिससे कृषि विविधता बढ़ती है। यानी कि विभिन्न क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। आगे हम देखते हैं चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। तो चुनौतियों में हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं के विकास में उच्च लागत, यानी कि उच्च लागत, जल का असमान वितरण, जल भराव और मिट्टी की लवणता जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा आती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चुनौतियों में हैं। ठीक है, तो पुनः देख लेते हैं सिंचाई परियोजना जो है, परियोजनाओं में के विकास में उच्च लागत जो होती है, उच्च लागत जैसे कि जल का असमान वितरण होना, जल भराव और मिट्टी की लवणता, ये सारी समस्याएं आती है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो मुख्य घटक है बीज। बीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीज की जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत ही अच्छी किस्म की होनी चाहिए, तो फसल की उपज बढ़ जाती है। तो इसमें हम देखते हैं बीज के विषय में देखते हैं महत्व। उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं अच्छी उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों के लिए आधार हैं। उन्नत किस्म के बीज, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज हैं, HYV के जो एक तरीके से उन्नत किस्म के बीज जो होते हैं, ये हरित क्रांति की सफलता में एक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये एक तरीके से बीज जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए। ठीक है, जो कि जिससे कि फसल अच्छी हो, फसलों में कीड़े वगैरह ना लगे। आगे हम देखते हैं प्रकार, बीज के प्रकारों के विषय में देखते हैं। तो बीजों का मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो पारंपरिक बीज जो होते हैं और दूसरा जो होता है उन्नत या प्रमाणित बीज जो होते हैं। तो पारंपरिक जो बीज जो होते हैं वो और एक उन्नत प्रमाणित बीज होते हैं। इसके विषय में देखते हैं। उन्नत बीज जो होते हैं अनुसंधान और विकास के माध्यम से बेहतर गुणों के साथ विकसित किए जाते हैं। ठीक है, जो उन्नत बीज अनुसंधान है इसको एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से उसको बहुत ही उसकी क्वालिटी जो उसके गुणों के साथ विकसित किए जाते हैं ऐसे बीज को, ताकि वो फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। आगे हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव इसका क्या पड़ता है, तो विभिन्न जलवायु और मिट्टी के प्रकारों के लिए
उपयुक्त बीजों का विकास क्षेत्रीय कृषि उत्पादन को अनुकूलित करने में मदद करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भौगोलिक प्रभाव है, जो भी भौगोलिक स्थिति है, उस विभिन्न जलवायु और मिट्टी के प्रकारों के लिए उपयुक्त बीज का विकास क्षेत्रीय कृषि उत्पादन को अनुकूलित करने में मदद करता है। आगे देखते हैं चुनौतियां। तो इसमें भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि सभी किसानों तक गुणवत्ता वाले बीजों की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए। तो यानी कि इसके विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजों की पहुंच सुनिश्चित करना और बीजों की उच्च लागत और जो उसकी नकली बीजों की समस्या प्रमुख चुनौती है। कैसे पहचानें अच्छे बीज को या फिर नकली बीज जो होते हैं, क्योंकि लोग जो दुकानों पे होते हैं कोई भी बीज बेच देंगे नकली, वैसे नाम बताएंगे अच्छी बीज हैं और आपको नकली दे देंगे। तो ये भी कई सारी चुनौतियां हैं एक तरीके से फसल बीज लेते वक्त। आगे हम देखते हैं उर्वरक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है घटक है एक तरीके से फसल की कृषि के लिए। तो इसमें हम देखते हैं महत्व इसका क्या है। उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रदान करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें उर्वरक जब हम डालते हैं अपने खेतों में, तो उसकी जो उस पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। आगे हम देखते हैं प्रकार। उर्वरक के प्रकार क्या है। तो उर्वरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। रासायनिक उर्वरक जो कि एक है और एक जैविक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी जो इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया डीएपी ये हो गया। और जैविक उर्वरक में हम देखें तो जैसे कि खाद हो गया, हरी खाद हो गया, गोबर पांस वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो ये है एक प्रकार से उर्वरक के प्रकार में हमने देखा रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक। अब हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव में देखते हैं उर्वरकों का सही और संतुलित उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। तो इसका प्रभाव क्या है, उर्वरक का उपयोग से क्या फायदा पड़ता है भौगोलिक प्रभाव। तो उर्वरक का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो संतुलित और उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में, उत्पादकता को बढ़ाए रखने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं चुनौतियां भी कई सारी हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और जल प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि वे रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसका हमें एक सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसकी जो चुनौतियां, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग जो होता है मिट्टी के स्वास्थ्य, इनकी जो मिट्टी की स्वास्थ्य है और जल प्रदूषण हो गया, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डाल सकता है। और जबकि यहीं पर जैविक उर्वरक जो है, एक तरीके से जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्यों? क्योंकि भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन कुछ उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है। ठीक है, इस तरीके से तो कई सारी चुनौतियां भी हैं इसमें हमने देखा। आगे हम देखते हैं बिजली। तो बिजली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र में। कि कैसे महत्व है इसका, क्या महत्व, उसको हम अभी समझते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो बिजली जो है, कृषि में बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए, पंप चलाने, कृषि मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर चलाने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये एक तरीके से बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे एक तरीके से कृषि जो मशीनरी होती है उनका उपयोग कैसे करेंगे, उनका हम कैसे कृषि के क्षेत्र में उपयोग कर पाएंगे। तो बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए पंप चलाने, कृषि मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर चलाने और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स जो होती हैं उनको चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। अब देखते हैं बिजली के स्रोत। तो बिजली के मुख्य स्रोतों में थर्मल पावर होता है, हाइड्रो पावर होता है और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत हैं इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये स्रोत के रूप में है थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत। आगे हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है भौगोलिक प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता जो होती है कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, एक तरीके से तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब अगर कृषि अगर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर बिजली की सुविधा होगी तो वहाँ पर भी कृषि के में एक तरीके से आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करना प्रारंभ करेंगे, जिससे कि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिजली। आगे हम देखते हैं चुनौतियाँ। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के अनियमित आपूर्ति, यानी कि देखते होंगे कि गाँव में नियमित रूप से बिजली नहीं रह पाती है। उच्च लागत किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो क्योंकि बिजली की ही ज़्यादा दाम पड़ जाता है, यूनिट्स आती हैं, तो ये एक तरीके से दिक्कत हो। सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें, तो ये इस तरीके से कई सारी चुनौतियां भी हैं। आगे हम देखते हैं कृषि संस्थागत कारक। कृषि संस्थागत कारक भी कई सारे हैं। बुनियादी ढांचों के साथ साथ कुछ संस्थागत कारक भी कृषि विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कौन कौन से प्रभाव, जैसे इसमें देखते हैं, देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं कि जो बुनियादी ढांचों के साथ साथ कुछ संस्थागत जो कारक होते हैं ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कृषि के विकास के लिए। जैसे उसके विषय में हम आगे देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि भूमि जोत, यानी कि भूमि का जोतना। तो महत्व इसमें क्या है कि किसानों के पास भूमि का आकार जो और उसका वितरण कृषि उत्पादकता, मशीनरीकरण और किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसके विषय में हम आगे हम देखते हैं स्थिति। भारत में जनसंख्या वृद्धि और उत्तराधिकार कानूनों के कारण प्रति व्यक्ति भूमि जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, हर घर में लोगों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो आगे चलकर सभी के पास थोड़ी थोड़ी जमीन आएगी, तो अब वो थोड़ी जमीन में घर भी बनाएंगे, उसी में खेती बनेंगे, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं लोगों के पास जमीन कम होते जा रहा है। कृषि जनगणना के अनुसार अधिकांश भूमि जोत सीमांत 1 हेक्टेयर से कम और छोटी 1 से 2 हेक्टेयर श्रेणी में आती है। आगे हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव।
अब हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव के विषय में। छोटे जोत आधुनिक कृषि तकनीकी और मशीनरीकरण को अपनाने में बाधा डाल सकते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, मतलब कि छोटे हैं तो उसके लिए कहाँ मशीनरीकरण का उपयोग करेंगे ज़्यादा लोग, तो उससे उत्पादकता में कमी भी आती है। चुनौतियां, भूमि का विखंडन और उपविभाजन छोटे जोतों को समेकित करता है और किसानों को बड़े पैमाने पर खेती के लाभ प्रदान करना महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे खंडों में जब कृषि बढ़ चुकी है तो इतने बड़े में हम कैसे फसल का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं भूमि का स्वामित्व, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, कारक है। इसमें हम देखते हैं कि महत्व किस तरीके से किसानों का अपनी जमीन पर मालिकाना हक होना उन्हें भूमि में सुधार करने, दीर्घकालीन निवेश करने और बेहतर कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है एक तरीके से। तो भूमि का जो स्वामित्व है वो अपनी जमीन का एक तरीके से कैसे बेहतर से बेहतर उसको बना सकता है, कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है भूमि स्वामित्व। आगे हम देखते हैं स्थिति में देखते हैं भारत में भूमि स्वामित्व के पैटर्न में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। कुछ क्षेत्रों में किसानों के पास स्पष्ट स्वामित्व होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पास किराए पर हम जमीन को ले लेते हैं, तो किराएदारी और भूमिहीनता की समस्याएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ये चीजें। आगे हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव। इसमें हम देखते हैं भूमि स्वामित्व की सुरक्षा किसानों को अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करती है। भौगोलिक प्रभाव में देखा जाए तो भूमि स्वामित्व की जो सुरक्षा है एक तरीके से किसानों को अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियां देखते हैं तो चुनौतियों में भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव जो होता है कि उसका रखरखाव, इसमें भी बड़ी चुनौती आती है। भूमि विवाद जो होती है इसका कैसे समाधान किया जा सके, इसमें भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौतियां। जिसको जमीन चाहिए उसको मिल ही नहीं रही कृषि के लिए, और जिसके पास है वो कृषि करना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएं होती हैं और भूमि विवाद आदि दिन होते ही रहते हैं। भूमि का रिकॉर्ड्स रखने में भी कई सारी चुनौतियां आती हैं। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं। आगे हम देखते हैं भूमि सुधार के विषय में देखते हैं। महत्व देखते हैं इसके विषय में। भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि स्वामित्व और उपयोग में अधिक न्याय संगतता और दक्षता लाना है। यानी कि इसमें भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य यही है कि भूमि स्वामित्व और उपयोग में अधिक न्याय संगतता और दक्षता लाना है, जिससे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो सके। जिसकी जमीन है वही जमींदारी प्रथा और काश्तकारी सुधार, भूमि की जो हदबंदी और चकबंदी जैसी उपाय शामिल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भूमि सुधार के क्षेत्रों में। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तरीके से जिसकी जो जमीन है स्पष्ट रूप से उसमें कृषि हो, और कहीं ना कहीं सबकी एक सीमित जो जिसका है उसकी जमीन को पता होनी चाहिए कहाँ पर किसकी कौन सी जमीन है। ये सारी चीज इसमें चकबंदी वगैरह काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं चकबंदी से क्या होता है कि जिसकी जो जमीन है एक ही पास आ जाती है, जिससे कि वहाँ पर बड़ा क्षेत्र होता है वो अच्छे से फसल का उपयोग कर सकता है और एक ही जगह पे अपना आधुनिकीकरण मशीनरीकरण का उपयोग कर सकता है। ट्यूबवेल वगैरह गड़ा दिया वगैरह, बहुत सारी चीजें उससे फायदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं प्रयास। भारत में स्वतंत्रता के बाद एक तरीके से भूमि सुधार के कई प्रयास किए गए, जिनका उद्देश्य एक तरीके से मध्यस्थों को समाप्त करना, काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना और भूमि का पुनर्वितरण करना था। आगे देखते हैं भौगोलिक प्रभाव। सफल भूमि सुधार कार्यक्रमों से भूमिहीन और सीमांत किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ठीक है, और कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। तो पुनः देखते हैं भौगोलिक प्रभाव में सफल भूमि सुधार कार्यक्रम जो है में भूमिहीन और सीमांत किसानों को को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और कृषि उत्पादकता में बढ़त हो सकती है। चुनौतियां भी कई सारी हैं भाई सर इसमें, जैसे कि भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी कार्यान्वयन करना बहुत ही दिक्कत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और निहित स्वार्थों का विरोध होता है। अपने निहित स्वार्थों के लिए विरोध करना भूमि सुधारों की सफलता में बाधा डालते हैं। ये सारी चीजें तो इस तरीके से हमने देखा कि कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न कारक हैं एक तरीके से जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं, तो संस्थागत जो कारक हैं उनके विषय में हमने देखा, जैसे कि भूमि जोत हो गया, भूमि का स्वामित्व हो गया और भूमि सुधार जो हो गया, ये हो गया, इनके महत्व वगैरह के विषय में सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं संक्षेप में कि कृषि का विकास न केवल सिंचाई, बीज, उर्वरक और बिजली जैसी बुनियादी ढांचों पर निर्भर करता है, बल्कि भूमि जोत का आकार, भूमि का स्वामित्व, भूमि सुधार जैसे संस्थागत कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना एक स्थायी और समावेशी कृषि विकास के लिए आवश्यक है, ताकि अच्छे से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके और एक तरीके से कृषि को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके और आधुनिकीकरण और मशीनीकरण का उपयुक्त तरीके से उपयोग किया जा सके। आगे हम देखते हैं फसल पैटर्न के विषय में, देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के विषय में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फसल पैटर्न से तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई भी निश्चित क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में एक विशेष समयावधि में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न फसलों के अनुपात और व्यवस्था से है। तो किस अनुपात में कौन सी का फसल उगाई जाएगी, यही एक तरीके से फसल पैटर्न है। यह दर्शाता है कि किसान जो होते हैं, किसान किस भूमि पर कौन सी फसल कब उगाते हैं, और फसल पैटर्न कई कारकों पर प्रभावित होती है, जिनमें शामिल है जैसे कि भौगोलिक कारक होते हैं, जलवायु पर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि तापमान हो गया, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति, ये आप समझ पा रहे होंगे ना कि भौगोलिक जो कारक है वो किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक जो कारक होते हैं। क्योंकि अगर वहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा नहीं हो रही तो वहाँ पर हम थोड़ी धान की फसल उगाएंगे। वर्षा जहाँ पर पानी की उपलब्धता होगी वहाँ पर फसल उगाएंगे, और जहाँ पर हम एक ही वर्ष में कई सारी फसलें उगा सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो देखती हुए एक निश्चित कार्यक्रम जो व्यवस्थित तरीके से इसको हम देख सकते हैं, वो क्या फसल पैटर्न है। तो पुनः देख लेते हैं, फसल पैटर्न एक तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र में एक
विशेष समयावधि में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के अनुपात और व्यवस्था से है। यह दर्शाता है कि किसान किस भूमि पर कौन सी फसल कब और फसल कौन सी और कब उगाते हैं। फसल पैटर्न कई कारकों पर प्रभावित होता है, जिसमें शामिल ये है जैसे कि भौतिक कारक जो कि हमने बताया, जलवायु जिसमें कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, फिर मिट्टी के प्रकार हो गए, स्थलाकृति के सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आगे देखते हैं आर्थिक कारक भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा ही ना हो, खेत का आकार कैसा, जोखिम से बचाव जैसे कि फसल बीमा, आदानों की उपलब्धता, बीज उर्वरक हो गए, बाजार मूल्य और मांग, श्रम उपलब्धता, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिससे कि फसल पैटर्न प्रभावित होता है। राजनीतिक कारक तो सरकारी नीतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, सब्सिडीज वगैरह देती हैं, तो सरकारी नीति, समर्थक मूल्य, सब्सिडीज वगैरह, तो ये किसी भी फसल को उगाने के लिए सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं ताकि उस फसल का उपयोग किया जाए, उसको उत्पादन किया जाए। तो ये राजनीतिक कारक भी हैं जो फसल पैटर्न को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं ऐतिहासिक कारक, पिछली कृषि पद्धतियां जैसे कि फसलें वगैरह होगी, ये ऐतिहासिक कारकों में है। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कई सारे फैक्टर हैं जैसे कि भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारक, ये सारे कारक हैं जो कहीं ना कहीं कृषि पैटर्न को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखते हैं भारत में मुख्य फसल पैटर्न ऋतुओं पर आधारित होते हैं। किस पर? ऋतुएं जो होती हैं उसी पर आधारित होती हैं। जैसे कि खरीफ की फसल जो होती है वो जून से सितंबर में होती है। जैसे कि मानसून की फसलें जैसे कि चावल वगैरह, मक्का, कपास हो गया, ज्वार, बाजरा, दालें, ये सारी चीजें, मूंग, उड़द, इन सभी फसलों को जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है। गन्ना, मूंगफली हो गया, जूट हो गया, इन्हें अधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्योंकि अधिक वर्षा और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको इसी निश्चित टाइम में अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर इस तरीके की जलवायु होगी वहां पर बोया जाएगा। ये है। आगे देखते हैं रबी की फसल जो होती है अक्टूबर से मार्च तक के महीने में इसका फसल का उत्पादन होता है। शीतकालीन फसलें जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, तिलहन हो गया, जैसे अलसी हो गया, आलू हो गया, इन्हें कम तापमान चाहिए, टेम्परेचर लो हो और कम पानी की आवश्यकता भी होती है, तो रबी की फसल ये है। आगे हम देखते हैं जायद की फसल, यानी कि मार्च से जून के महीनों में इस फसल का उपयोग किया जाता है, इसमें बोई जाती है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन फसलें जिसमें तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, सब्जियां जैसे कि तोरई, लौकी, ये फसलें हैं, सब्जियां हैं, ये फसलें कम अवधि की होती हैं और गर्म तथा शुष्क मौसम में उगाई जाती हैं। गर्म और शुष्क मौसम में ये उगाई जाती हैं फसलें। तो जिस मौसम में अच्छी फसलें हो सकती हैं उसी मौसम में हम बोएंगे ना, तो यही है कृषि पैटर्न। आगे हम देखते हैं फसल पैटर्न के प्रकारों में शामिल कौन कौन से। तो देखिए, एक फसल यानी कि जिसमें एकल फसल होते हैं, तो जिसमें एक ही खेत में यानी एक ही खेत में वर्ष दर वर्ष एक ही फसल उगाना होता है, तो उसे एकल फसल यानी कि मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि देखते होंगे गेहूं के साथ सरसों भी बीच बीच में बो देते हैं। तो एक साल दो या दो से अधिक फसलें उगाना बिना किसी निश्चित पंक्ति पैटर्न के। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद देखते हैं अंतर फसल, इसके विषय में देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग के विषय में देखते हैं। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, लेकिन एक निश्चित पंक्ति पैटर्न में उगाना होता है। जैसे कि देखते हैं सब्जियां, आधे में आलू टमाटर, बीच में फिर टमाटर एक पंक्ति में बोल देते हैं, फिर बैगन बीच में ही बोल देते हैं। तो एक तरीके से देखो ना, एक निश्चित पैटर्न में बोल देते हैं। आगे देखते हैं फसल चक्रण, इसके विषय में देते हैं। क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना होता है, विभिन्न फसलों को उगाना। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कि फसल पैटर्न के प्रकारों को शामिल किस तरीके से किया गया। एकल फसल, मिश्रित फसल, अंतर फसल हो गया, और फसल चक्रण जो होता है, एक ही खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों का उगाना। आगे हम देखते हैं कृषि उत्पादकता यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इसके विषय में हम देखते हैं। कृषि उत्पादकता जो है एक तरीके से कृषि उत्पादन प्रणाली की क्षमता का माप है, क्षमता की एक माप है। इसे आदानों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उर्वरक के अनुपात में कृषि आउटपुट्स जैसे कि फसलें, पशुधन के रूप में मापा जाता है। उच्च कृषि उत्पादकता का अर्थ है कि दिए गए आदानों से अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जो हम फसल लगा रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, कृषि भूमि, पूंजी, उर्वरक दे रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट करें तो उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो अधिक उत्पादन हो रहा है ना, प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। कृषि उत्पादकता को मापने के दो मुख्य तरीके हैं। आंशिक उत्पादकता या कृषि किसी एक विशेष आदान जैसे कि श्रम उत्पादकता प्रति श्रमिक उत्पादन या भूमि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज के संबंध में उत्पादकता को मापता है। यानी कि एक हेक्टेयर में कितना हुआ, या फिर ऐसे मापेंगे कि एक प्रति व्यक्ति जो है, श्रमिक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, इस हिसाब से। तो ये आंशिक उत्पादकता है। फसल उपज प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम, क्विंटल, इसका एक सामान्य माप है। फिर दूसरा उत्पादक है कुल कारक उत्पादक, यानी कि टोटल फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्टिविटी, उसके विषय में देखते हैं। तो यह सभी आगतों के भारित औसत के संबंध में कुल उत्पादन को मापता है। TFP में परिवर्तन तकनीकी सुधारों में दर्शाता है। आगे हम देखते हैं भारत, मतलब ये तरीके से कुल इसमें प्रोडक्ट कितना उत्पादन हुआ है उसको देखता है। टोटल ओवर कितना खर्चा हुआ, सारी चीजों को लेकर कितना उसका औसतन उत्पादन हुआ है। आगे देखते हैं भारत में कृषि उत्पादकता कई कारकों पर प्रभावित होती है, जिसमें शामिल है जैसे कि तकनीकी प्रगति, उन्नत बीज, उर्वरक, मशीनरी, इनका उपयोग करते हैं तो अच्छे बीज फसल उगाते हैं। सिंचाई की सुविधाएं तो अच्छी फसलें उत्पादकता होंगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं कृषि की फसल की उत्पादकता को। ठीक है, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे, उर्वरता कैसी है, और फसल प्रबंधन कैसी पद्धतियां हैं वहां पर, सरकारी नीतियां और समर्थन कैसे है किस चीज फसल को, किसानों की शिक्षा
शिक्षा और कौशल कैसा है, किसान कितने अवेयरनेस हैं शिक्षा को लेकर, कृषि के शिक्षा के संबंधित ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। कृषि गहनता, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी के विषय में हम पढ़ते हैं। कृषि गहनता प्रति इकाई भूमि पर कृषि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आदानों जैसे कि श्रम, पूंजी, उर्वरक, पानी की मात्रा की डिग्री को संदर्भित करता है। उच्च कृषि गहनता का अर्थ है कि कि भूमि के एक छोटे से क्षेत्र पर अधिक आदानों का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि गहनता को मापने का एक सामान्य तरीका है। ठीक है, फसल गहन, आगे हम देखते हैं इसमें मापने का एक सामान्य तरीका फसल गहनता, इसके विषय में देखते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो जो एक वर्ष, इसमें मापने का तरीका क्या है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो जो एक वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को व्यक्त करता है, इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। कैसे? फसल गहनता बराबर शुद्ध बुवाई क्षेत्र सकल फसली क्षेत्र गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये तो इससे क्या होता है, उच्च फसल गहनता इंगित करती है कि भूमि का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। अक्सर बहुफसलन, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना के माध्यम से, तो यानी कि बहुफसलन जो है ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सकते हैं, तो इसका हम उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कृषि गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को हम समझते हैं। इसमें कौन कौन से प्रभावित कारक करते हैं, जैसे कि सिंचाई की उपलब्धता कहीं ना कहीं कम होगी तो फसल कम उत्पादन होगा। उर्वरक और फिर अन्य आदानों की उपलब्धता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। श्रम की उपलब्धता और लागत क्या है इसके, ये प्रौद्योगिकी का स्तर भी कहीं ना कहीं इस पर महत्वपूर्ण है, कारक है। भूमि का आकार कैसा है, स्वामित्व किसका है, इस पर भी महत्वपूर्ण निर्भर करता है। बाजार की मांग, ठीक है, तो उस पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल बाजार में कौन सी चीज़ की कितनी मांग है। कोई भी चीज़ सस्ते में बिक रही है तो उसे हम क्यों उत्पादन करेंगे, तो हम उससे दूसरी हम फसल उत्पादन कर लेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। आगे हम देखेंगे फसल संयोजन, क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन के विषय में हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक है क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन, फसल संयोजन। यह एक तरीके से, यह संयोजन का अर्थ एक ही खेत या क्षेत्र में निश्चित समय पर एक से अधिक फसलों का उगाना, यानी कि एक निश्चित समय में एक से अधिक फसलों को उगाना। यह कृषि विविधीकरण का एक रूप है जिसका उद्देश्य उपज को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जोखिम कम करना और आय के स्रोतों को विविधता प्रदान करना। कि हम इस भी फसल से, इनकी 2-3 फसल होगी तो अलग अलग फसलों से हम कोई कम में बिक रही, कोई ज्यादा में, तो उससे हमें एक तरीके से आय के स्रोतों की विविधता भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से फसल संयोजन जो है, वो फसल संयोजन का अर्थ एक ही खेत या क्षेत्र में एक निश्चित समय पर एक ही से अधिक फसल को उगाना। यह कृषि विविधीकरण का एक रूप है। इसका उद्देश्य उपज को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, जोखिम कम करना और आय के स्रोतों को विविध रूप प्रदान करना। मुख्य बातें, विविधता, एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। जैसे इसमें हम लाभ में देखें, एक साथ कई सारी फसलें उगाई जाएगी तो लाभ होता है। तो मिट्टी के पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग हो सकता है, क्योंकि किसी फसल को कोई पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो अन्य फसल को कोई अन्य पोषक तत्व की आवश्यकता है, जिससे कि यानी कि मिट्टी की जो पोषक तत्व अलग अलग, उनका सही से उपयोग हो जाता है। कीटों और बीमारियों का नियंत्रण, कीट जो हो जाते हैं, उनका बीमारी होती है तो उससे कोई फसल में, किसी फसल में कोई कीड़े लगते हैं तो किसी फसल में कोई, तो उस फसल की वजह से वो कीड़े नहीं आते हैं इस फसल की वजह से। तो एक तरीके से संयोजन, कॉम्बिनेशन की वजह से नियंत्रण हो पाता है। मौसम की अनिश्चितताओं से बचाव, मौसम की अनिश्चितता जो होती है उससे बचाव हो पाता है। आय की स्थिरता हो जाती है, कोई भी एक फसल अभी उत्पादन हो रहा है, कुछ समय बाद दूसरी फसल का उत्पादन होने लगेगा, तो ये एक तरीके से स्थिरता बनी रहती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं जैसे कि मक्का के साथ हम दालें उगाना और गेहूं के साथ सरसों उगाना, गन्ने के साथ सब्जियां उगाना, ये सारी चीजें इस तरीके से उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। फसल संयोजन जो है कृषि पद्धति को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल संयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है जैसे कि जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियां, सिंचाई की सुविधाएं जो है, तो फसल संयोजन को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवायु हो गया, मिट्टी की परिस्थितियां जो है, सिंचाई की सुविधा कैसी है वहाँ पर, बाजार की डिमांड और मूल्य क्या है, और किसानों की प्राथमिकताएं और अनुभव कैसा है उसके विषय में, सरकारी नीतियां कैसी हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रॉपिंग, यानी कि फसल क्रॉपिंग जो है उसको प्रभावित करते हैं। एक तरीके से फसल जो संयोजन है क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन को प्रभावित करती हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं। आगे हम देखते हैं भूमि क्षमता, भूमि की जो कैपेबिलिटी है, लैंड कैपेबिलिटी, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो भूमि क्षमता भूमि की स्थायी रूप से फसलें, चारागाह वन और अन्य उपयोगों को समर्थन करने की अंतर्निहित क्षमता को संदर्भित करता है। बिना दीर्घकालिक गिरावट के भूमि क्षमता वर्गीकरण एक प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो पुनः हम देख लेते हैं एक बार और फिर फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो भूमि जो क्षमता है, भूमि की स्थायी रूप से फसलें जो होती हैं और चारागाह, वन व अन्य उपयोगों के समर्थन करने के अंतर्निहित क्षमता को संदर्भित करती हैं। लगातार फसलें उगाई जाएंगी तो बिना दीर्घकालिक गिरावट के भूमि क्षमता वर्गीकरण एक प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
तो भूमि की जो क्षमता है, भूमि की उसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दीर्घकाल में वो आगे चलकर भूमि की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है और आगे चलकर फसलों का कम उत्पादन होने लगता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी उस खेत के हैं पोषक तत्व वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकाल लिए जाते हैं। और आजकल तो उस फसल को जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से जैसे धान हो गया तो पैरा जो होता है उसको जला देते हैं, जबकि उसको अगर वही खेत में जाएगा तो वही न्यूट्रिएंट पुनः धरती में स्थापित हो जाएंगे और आगे फसलों के उत्पादन में पुनः वही पोषक तत्व हमारी फसलों में उत्पादन करने में मदद करते हैं, जबकि ऐसा अब हो नहीं रहा उतना। ठीक है, तो एक तरीके से किसानों को समझना होगा। आगे देखते हैं, भूमि क्षमता को निर्धारित करने वाले कारकों में शामिल कौन कौन से कारक हैं, जैसे कि आगे हम देखते हैं, जैसे कि मिट्टी के गुण जो होते हैं, तो ये कहीं न कहीं भूमि की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मिट्टी के गुण जो होते हैं, जैसे कि गहराई, बनावट, संरचना, उर्वरता कैसी है, नमी कैसी है, सारी चीजें। ढलान, तो ढलान के विषय में देखें तो ढलान कैसा है उसका, समतल है, ढलान है। कटाव का खतरा कैसे है, इनकी नदी तटीय क्षेत्र में है, फिर कहाँ पर है वो जमीन। जल निकासी कैसे है उसके आसपास, और जलवायु परिवर्तन, वहाँ उस खेत में जलवायु परिवर्तन कहाँ पर उस क्षेत्र में, तो वो भी फैक्टर है एक तरीके से फसल क्षमता को निर्धारित करने वाला। ठीक, आगे हम देखते हैं, भूमि क्षमता वर्गीकरण आमतौर पर 8 वर्गों में किया जाता है। फर्स्ट जो पहला होता है, सबसे उपयुक्त भूमि होती है, जिसकी क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि वर्ग 8वां जो होता है वो सबसे कम उपयुक्त होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से वन्य जीव या मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ पर फसलें कम उगाई जाती हैं। और इसका भूमि क्षमता का ज्ञान टिकाऊ भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि क्षमता उपयोग जो जहाँ पर अच्छी फसलें हैं, मिट्टी है, खेत है, वहाँ पर फसलों को उगाना चाहिए। जहाँ पर बंजर क्षेत्र है वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह या फिर अन्य चीजें बनानी चाहिए। आगे हम देखते हैं, कृषि और सामाजिक वानिकी, एग्रीकल्चर एंड सोशल फॉरेस्ट्री, इसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि एग्रीकल्चर के विषय में, यह फसलों की खेती और पशुधन के पालन की प्राथमिक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य भोजन, फाइबर और अन्य उत्पादों का उत्पादन करना। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रणालियों और पद्धतियां शामिल है, जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो कि हमने कई सारे फैक्टर्स के विषय में हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे चीजें कृषि के क्षेत्र में हम बहुत सारे फैक्टर कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कृषि को। आगे हम देखते हैं, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, यह वनों का प्रबंधन और सुरक्षा है और बंजर और वनहीन भूमि पर वृक्षारोपण है, जिसमें लोगों की भागीदारी और सामाजिक, ग्रामीण और पर्यावरणीय लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य समुदायों को ईंधन की लकड़ी जो होती है, चारा, इमारती लकड़ी और अन्य वनों उत्पादनों की आपूर्ति करना है, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, और कृषि और सामाजिक वानिकी आपस में जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कृषि और सामाजिक वानिकी, यानी कि एक साथ कृषि हम कर सकते हैं, उसी के साथ हम फसलों का भी यानी कि हम उसी खेत के आरी वगैरह हम एक तरीके से वृक्षों को भी लगा सकते हैं, जो कि हमारी लकड़ी वगैरह ईंधन के रूप में, लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी वगैरह, इन सभी का उत्पादन भी हमें एक तरीके से हो और पर्यावरण के संरक्षण में भी एक तरीके से लाभ कर सकें। आगे हम देखते हैं कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके विषय में देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे टॉपिक्स जो है। एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली जहां कृषि फसलों या फिर पशुधन को पेड़ों और झाड़ियों के साथ एक ही भूमि पर स्थानिक या अस्थायी रूप से उगाया जाता है, यानी कि एक ही क्षेत्र में ना तो उसको काटा जाता है, जो भी पेड़ है पेड़ रहेंगे, जो कुछ भी है वहीं पर रहेगा, उसी के साथ फसलों को उगाना, कृषि फसल उगाना, एक यानी कि बाग है उसी में खेती भी करना, उसी में जानवरों को भी रखना। तो एक तरीके से ये कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें कृषि फसलों, पशुधन के साथ पेड़ पौधों, झाड़ियों को एक ही जमीन पर सुनियोजित तरीके से उगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक ही भूखंड से खाद्य, चारा, ईंधन और लकड़ी जैसी विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करना और साथ ही पर्यावरण को संरक्षण करना है। यानी कि संक्षेप में कहें तो खेती के साथ पेड़ उगाना भी, ये कहने का मतलब है, खेती के साथ पेड़ उगाना है। कृषि वानिकी के कई लाभ हैं जिनमें शामिल है, जैसे कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और उर्वरता में सुधार लाते रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां वगैरह गिरती रहती है उसी कहीं ना कहीं वो कृषि के लिए एक खाद के रूप में काम करती हैं। कटाव नियंत्रण करता है, जैव विविधता में वृद्धि लाता है, जैव विविधता जो है उसमें वृद्धि लाता है। किसानों के लिए आय का विविधीकरण, कई सारे फसलों के रूप में, लकड़ी के रूप में, फल के रूप में आदि कई सारे आय का विविधीकरण हो जाता है। फसलों को बेचेंगे, फल को बेचेंगे, लकड़ी को बेचेंगे, तो अलग अलग इनकम सोर्स हैं। कार्बन पृथक्करण, तो कार्बन को भी कहीं ना कहीं कम करेगा पेड़ पौधे जो है। आगे हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सामाजिक वानिकी जो है कार्यक्रमों में अक्सर कृषि वानिकी घटकों को शामिल किया जाता है, ताकि स्थानीय समुदायों को टिकाऊ आजीवन विकल्प प्रदान किया जा सके, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। संक्षेप में अगर कहें बातों को, तो ये अवधारणाएं कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कृषि उत्पादन के स्थानिक पैटर्न, उत्पादकता और दक्षता और स्थिरता को समझने में मदद करती हैं। भूमि की जो क्षमता का मूल्यांकन और कृषि वानिकी जैसी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना दीर्घकालिक कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर फॉरेस्ट्री वगैरह के विषय में, कृषि वानिकी वगैरह के विषय में। आगे हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हरित क्रांति और इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थ क्या है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के विषय में पढ़ते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश को खाद्यान्न की कमी से आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर किया। यानी कि जो खाद्यान्नों की कमी हो रही थी उसमें, भारत जब आजाद हुआ तो उस समय एक तरीके से क्या हुआ कि
खाद्यान्नों की कमी से को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया किसने? हरित क्रांति ने ही। और इसमें 1960 के दशक में के मध्य में शुरू हुई इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि उच्च उपज देने वाली किस्मों, इनकी किस्मों के बीजों का रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ाया जाए या बढ़ाना था मुख्य उद्देश्य में। ठीक है। और भारत में यह क्रांति मुख्य रूप से एक तरीके से यानी कि एम एस स्वामीनाथन जो थे, एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई भारत में हरित क्रांति। ठीक है। तो इस तरीके से हरित क्रांति जो है एक तरीके से हम देखें तो इसके विषय में तो यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने खाद्यान्न की कमी आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर किया। और 1960 के दशक में भारत में 1960 के दशक के मध्य में शुरुआत हुई इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि उपज देने वाली किस्में, उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं के बीजों को, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ाना था। भारत में यह क्रांति जो एक तरीके से मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई। आगे अब देखते हैं सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है। सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है इसके, तो उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा इस चीज का, हरित क्रांति का। तो खाद्य सुरक्षा हो, हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं चावल के उत्पादन में। इसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया और आयात पर निर्भरता कम हुई एक तरीके से। और फिर देखा जाए आय में वृद्धि भी हुई एक तरीके से। तो कृषि उत्पादकता बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि हुई, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में। आगे देखते हैं ग्रामीण रोजगार। कृषि गतिविधियों में वृद्धि और मशीनरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नए अवसर पैदा हुए एक तरीके से, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों में। तो ग्रामीण रोजगार प्रदान हुआ। इससे क्या हुआ कि मशीनरीकरण जो है ना, कृषि गतिविधियों में वृद्धि और मशीनरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, विशेषकर कृषि आधारित जो उद्योग है मशीनरीकरण उनमें। आगे देखते हैं गरीबी में भी कमी आई क्योंकि हरित क्रांति से एक तरीके से फसलों का उत्पादन हुआ, भारत के किसानों के पास आय आई, इनकम आई, तो कहीं गरीबी हटी। तो कुछ अध्ययनों से पता चला कि हरित क्रांति ने गरीबी को कम करने में योगदान दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि मुख्य व्यवसाय था। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि ने कृषि प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं किसानों का दृष्टिकोण में बदलाव। किसानों ने जब देखा कि इस तरीके से हरित क्रांति कितना इफेक्ट है, प्रभावित कर रही है, हमारी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाई, तो किसानों ने पारंपरिक खेती की बजाय व्यावसायिक खेती को अपनाया, जिससे कि कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुई। आगे देखते हैं ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास। सिंचाई जो है, सिंचाई, परिवहन, भंडारण और विपणन सुविधाओं में निवेश के कारण ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार आया। ठीक है, सुधार हुआ। तो ग्रामीण आधारभूत संरचना में विकास हुआ धीरे धीरे कि सिंचाई के परिवहन सुविधाएं हुई, परिवहन भंडारण की क्षमताओं को एक तरीके से बनाया गया, विपणन सुविधाओं में निवेश किया गया, जिसके कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का में सुधार हुआ। अब देखते हैं नकारात्मक भी प्रभाव हुए हैं, ऐसा नहीं कि सकारात्मक ही सभी प्रभाव हुए हैं। क्षेत्रीय असमानताएं। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से अच्छी सिंचाई वाली और मतलब कि संसाधन जो संपन्न क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को तेजी से विकास हुआ, जबकि अन्य पिछड़े क्षेत्रों में अपेक्षाकृत वंचित रहे, जिससे कि क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। आगे देखते हैं सामाजिक असमानताएं। बड़े और धनी किसानों ने नई तकनीकों और आदानों को आसानी से अपना लिया। सामाजिक असमताओं में देखें, आसानी से अपना लिया, जबकि छोटे और सीमांत किसान जो थे वो उच्च लागत के कारण पिछड़ गए, जिससे एक तरीके से इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ी। कुछ मामलों में छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे खेतिहार मजदूर बन गए। आगे हम देखते हैं भूमिहीनता में वृद्धि। मशीनरीकरण के कारण कृषि मजदूरों की मांग में कमी आई। कृषि जो मजदूर थे उनमें कमी आई क्योंकि सारी चीजें मशीनों से होने लगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और कुछ भूमिहीन हो गए। आगे हम देखते हैं ऋणग्रस्तता। नई तकनीकों को अपनाने के लिए, नई जो तकनीक आती हैं उनको अपनाने के लिए किसानों को ऋण लेना पड़ा। यदि फसल खराब हो गई तो बाजार में कीमतें गिर गई, तो वे ऋण एक तरीके से जाल में फंस जाते थे। ये एक तरीके से दिक्कत थी। महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ा। कुछ क्षेत्रों में मशीनीकरण आने के बाद ने कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को कम कर दिया, जिससे एक तरीके से उनकी आर्थिक भूमिका प्रभावित हुई। पितृसत्ता मजदूर हुई और लिंग आधारित भेदभाव बढ़ा। आगे हम अब देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं पारिस्थितिकीय निहितार्थ। नकारात्मक प्रभाव, मृदा क्षरण। तो अब देखते हैं परिस्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक और सकारात्मक कैसा प्रभाव पड़ा। तो पर्यावरण पर एक तरीके से तो नकारात्मक भी प्रभाव पड़े, सकारात्मक भी प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। मृदा क्षरण और उर्वरता में कमी आई। रासायनिक जो एक तरीके से उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो गई, जिससे एक तरीके से मृदा क्षरण की समस्या बढ़ी। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों जो थे नष्ट हो गए। एक तरीके से जो सूक्ष्म जीव थे जो कि मिट्टी के लिए बड़े ही उपयोगी होते थे, तो वो कहीं ना कहीं उर्वरता में कमी आई, मृदा क्षरण हुआ। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव है। जल संसाधन जो थे उनका देखते हैं, तो जल संसाधन का डिप्लीशन हुआ, यानी कि उच्च उपज वाली
किस्मों जो होती हैं उच्च उपज वाली जो किस्मों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो होती है, जिससे कि भू जल जो होता है का अत्यधिक दोहन हुआ और जल के स्तर में गिरावट आई। खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में नहर और सिंचाई पंपों के अत्यधिक उपयोग से जल भराव और मिट्टी की लवणता की समस्या बढ़ी एक तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इफेक्ट पड़े हैं एक तरीके से हरित क्रांति के। तो आगे हम देखते हैं जैव विविधता का नुकसान भी हुआ है। एकल फसल प्रणाली जो है, मोनोकल्चर जो है सिस्टम, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, ये बहुत कहीं ना कहीं जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो एक एकल फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के कारण फसलों की आनुवंशिक विविधता कम हो गई, जिससे फसलें कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई और पारंपरिक और संवेदी फसल और पारंपरिक जो एक तरीके से और स्वदेशी जो फसलें हैं वो उनकी किस्में जो हो गई वो एक तरीके से लुप्त हो गई। आगे तो इस तरीके से जैव विविधता का भी नुकसान हुआ। आगे देखते हैं कीटनाशक और उर्वरक प्रदूषण। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण बढ़ा और इनका मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि कैंसर, गुर्दे की विफलता और जन्मजात विकृतियां देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कीटनाशक का उपयोग जो हो रहा है, उर्वरक का जो उपयोग हो रहा है, उनका हमारे जीवन पर भी इफेक्ट हो रहा है। कीटनाशकों उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो खत्म हो रही है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, इसका मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि कैंसर हो गया, गुर्दे की विफलता और जन्मजात विकृतियां, ये सारे नकारात्मक प्रभाव। आगे देखते हैं पारिस्थितिक असंतुलन। कीटनाशकों के उपयोग से लाभकारी कीट और प्राकृतिक शिकारी भी नष्ट हो गए। जो प्राकृतिक शिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो गए, जिससे कीटों का प्रकोप और बढ़ गया। खाद्य श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो पारिस्थितिक असंतुलन एक तरीके से बढ़ गया। कीटनाशकों के उपयोग से जो होते हैं, जो कीट वगैरह थे, उनके लाभकारी जो कीट थे, कृषि के लिए उपयोग थे, वो भी कहीं ना कहीं इन कीटनाशकों से नष्ट हो गए और प्राकृतिक जो शिकारी भी नष्ट हो गए और एक तरीके से जिससे कि कीटों का प्रकोप बढ़ गया और खाद्य श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ। अब हम देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव। कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, बाकी पर्यावरण की दृष्टि से कोई बहुत खास प्रभाव नहीं हुआ। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण नई भूमि को कृषि के तहत लाने की आवश्यकता कम हुई, जिससे कि वनोन्मूलन की दर में कुछ हद तक कमी आई। यानी कि जब एक ही जमीन पर ज्यादा फसल उगा लिया जा रहा है, तो क्यों हम अगली फसल को, अगले खेत इनकी बाग या बगीचे को नष्ट करें। तो इससे जब एक ही फसल पर ज्यादा फसल उग जा रहा है, तो इससे कमी आई कहीं ना कहीं वनोन्मूलन में। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है हरित क्रांति को लेकर। तो हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया। इसने किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। हालांकि इसके कई नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थ भी रहे हैं, जैसे कि क्षेत्रीय सामाजिक असमानताएं, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मिट्टी की उर्वरता में कमी और जैव विविधता का नुकसान होना। वर्तमान में टिकाऊ कृषि पद्धति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब एक तरीके से ये सारी नकारात्मक थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि टिकाऊ कृषि पद्धति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो हरित क्रांति की नकारात्मकताओं को कम कर सके और कृषि विकास को पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी बना सके। इसमें जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, जल संरक्षण तकनीकें और फसल विविधीकरण जैसे उपाय शामिल है। सदाबहार क्रांति की अवधारणा जो है, जिसे MS स्वामीनाथन ने ही प्रस्तावित किया था, टिकाऊ कृषि विकास पर जोर देती है, जो पर्यावरण और सामाजिक न्याय एक तरीके से दोनों को ध्यान में रखती है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय को दोनों में ही ध्यान रखती है कि फसल का भी उत्पादन हो और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हमने देखा हरित क्रांति के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने देखा। तो इस तरीके से यूनिट नंबर हमने 7 को, एग्रीकल्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो पर्यावरण की यूनिट 7 जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल, 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है भारत का भूगोल, उसका जो यूनिट नंबर 7 है उसका हमने कंप्लीट सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो निश्चित तौर पर इस पेपर में इस यूनिट से जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का इजीली आंसर अपने एग्जाम में दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, यानी हेल्प होगी आपको इस वीडियो से। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हाँ, इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दे रखी है। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जो जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ पर वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।